Assalamualaikum everyone. Hope so you all will be doing well. My name is Kainat Talat and today we will discuss about nuclear chemistry. We will discuss nuclear reactions, nuclear fission reaction, fusion reaction, etc. Okay. So let's start now. Before discussing the nuclear reactions, means nuclear fission reaction, nuclear fusion reaction, first we will discuss some terms. Okay. न्यूक्लियर रिएक्शंस बेसिकली होते क्या हैं? रिएक्शंस टेकिंग प्लेस बिटवीन द एटम्स इन्वॉल्विंग न्यूक्लियर चेंजेस, जिनमें न्यूक्लियर चेंज यानी न्यूक्लियस में कोई ना कोई चेंज आए तो उस रिएक्शन को हम कैटेगराइज करेंगे कि ये न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं. ठीक है. तो कुछ ये बात पहले भी हो गई थी. नेक्स्ट पॉइंट जो है कि फर्स्ट आर्टिफिशियल न्यूक्लियर रिएक्शन वाज कैरिड आउट बाय रदरफोर्ड. रदरफोर्ड ने जो है वो किया था आर्टिफिशियल न्यूक्लियर रिएक्शन फर्स्ट. जैसे ये नाइट्रोजन है, इस पे हीलियम पार्टिकल जो है वो बम्बार्डमेंट उसकी, तो हमारे पास ऑक्सीजन जो है वो न्यू एटम कह लें एलिमेंट वो बना और साथ जो प्रोटॉन है वो एलिमिनेट हुआ. नेक्स्ट है कि न्यूक्लियस. अब ये कुछ जो है टर्म्स हैं जिसको आपने याद रखना है कि न्यूक्लियस दैट गेट्स बम्बार्डेड बाय रेडियो एक्टिव पार्टिकल, जिस पे बम्बार्डमेंट करवानी है, यहाँ पे किस पे हुई है? नाइट्रोजन पे. तो वो हमारे पास, उसको हम कहने हैं कि वो है हमारे पास टारगेट न्यूक्लियस. ओके. नेक्स्ट है कि पार्टिकल दैट इज यूज टू बम्बार्ड द टारगेट न्यूक्लियस, और जिस पार्टिकल को बम्बार्डमेंट करवाया है, जिसकी बम्बार्डमेंट करवाई है, वो हमारे पास हो जाना है प्रोजेक्टाइल. यहाँ पे प्रोजेक्टाइल क्या है? अल्फा पार्टिकल यानी हीलियम न्यूक्लियाई. नेक्स्ट है हमारे पास न्यूक्लियाइड विच इज फॉर्म्ड इन द न्यूक्लियर रिएक्शन इज नोन एज प्रोडक्ट न्यूक्लियाइड. और जो नया एलिमेंट, नया एटम, नया न्यूक्लियाई बनेगा एज अ रिजल्ट ऑफ द रिएक्शन, उसको हम कहेंगे प्रोडक्ट न्यूक्लियाइड. और यहाँ पे वो क्या है? ऑक्सीजन. एंड पार्टिकल प्रोड्यूस इन द न्यूक्लियर रिएक्शन इज नोन एज, और जो जैसे हम बाकी रिएक्शंस में कहते हैं बाय प्रोडक्ट. ठीक है, ठीक है. तो जो पार्टिकल वैसे बनेगा, साथ इजेक्ट होगा, उसे हम कहेंगे इजेक्टेड पार्टिकल, और यहाँ पे वो प्रोटॉन है. ठीक है. तो ये टर्म्स आपने याद रखनी है. जो हमारे पास प्रोजेक्टाइल एंड इजेक्टाइल्स हैं, ये हमारे पास पार्टिकल्स ही हैं. प्रोजेक्टाइल वो जिसकी बम्बार्डमेंट करवानी है, एंड इजेक्टाइल वो पार्टिकल जिसने रिएक्शन के बाद बाय प्रोडक्ट कह लें, बाय प्रोडक्ट के तौर पे हमारे पास आना है या इजेक्ट होना है. ठीक है. नेक्स्ट है प्रोजेक्टाइल्स एंड इजेक्टाइल्स आर ऑलवेज शोन बाय देयर सिंबल. सिंबल से उनको शो करेंगे. से अल्फ़ा बीटा है, नाइट्रोजन 14 7 अल्फ़ा बीटा, यानी अल्फ़ा जो है बम्बार्डमेंट उसकी हुई है, या बीटा या कुछ जो भी है. नेक्स्ट है हमारे पास इनर्जी चेंज इज शोन ऑन प्रोडक्ट साइड बाय -q. यहाँ पे जो है इनर्जी चेंजेस उनके लिए हम जो है टर्म्स भी डिफरेंट यूज़ करेंगे. एंडो एर्जिक एंड एक्सो एर्जिक. वहाँ पे हम यूज़ करते हैं नॉर्मली रिएक्शंस में हम एंडोथर्मिक वर्ड और एक्सोथर्मिक वर्ड यूज़ करते हैं. तो इस केस में हम एंडोजर्निक यूज़ करेंगे और ये -q से रिप्रेजेंट करेंगे, और एक्सो अर्जिक यूज़ करेंगे और इसको +q से रिप्रेजेंट करेंगे. और प्रोजेक्टाइल पावर का जो ऑर्डर है, यानी कौन सा जो है ज़्यादा बम्बार्डमेंट के लिए बेस्ट है, तो वो ऑर्डर ये होता है जो है हीलियम सबसे कम है, फिर ये ड्यूट्रियम, प्रोटॉन न्यूक्लियाई और न्यूट्रॉन. नेक्स्ट है हमारे पास न्यूक्लियर फिशन. न्यूक्लियर फिशन, फिशन होता है टूटना. न्यूक्लियर फिशन यानी न्यूक्लियस का टूटना. ऐसे रिएक्शन जिसमें एलिमेंट का न्यूक्लियर टूटे, ठीक है, टूट जाए. तो ये रिएक्शन को इंट्रोड्यूस्ड बाय ऑटो हान एंड फ्रिट्ज स्ट्रैसमैन, इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था. स्प्लिटिंग होता क्या है? स्प्लिटिंग ऑफ हैवी न्यूक्लियाई इनटू लाइटर न्यूक्लियाई बाय बम्बार्डिंग विद कोई भी पार्टिकल है, अल्फा, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, प्रोटियम है हमारे पास, यहाँ ड्यूट्रियम है. तो हैवी न्यूक्लियाई को लाइटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट करवाना पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट करवा के, तो वो न्यूक्लियर फिशन है. और चूंकि जब बम्बार्डमेंट करवाते हैं तो एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है इसमें. तो रिलीज ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी विच इज़ अ रिजल्ट ऑफ मैस डिफेक्ट. ये तो बात सिंपल सी है कि जब पार्टिकल्स जो हैं बम्बार्डमेंट उनकी होगी, हैवी न्यूक्लियाई लाइटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होगा तो रिलीज़ होगी एनर्जी.
वो मैस डिफेक्ट के रिजल्ट ऑफ मैस डिफेक्ट है। यानी यहाँ पे आपको पता होना चाहिए मैस डिफेक्ट क्या है। बेसिकली हमें पता है कि न्यूक्लियस जो है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से जो है वो मिलके बना है, ठीक है। तो जब अगर हम सपोज करें कि एक एलिमेंट है उसमें 2 प्रोटॉन है 2 न्यूट्रॉन है, तो ऐसा हो कि इंडिविजुअल अगर हम न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का मैस देखें वो ज़्यादा हो, और जब उनको कंबाइन करके जो न्यूक्लियस बना है उन्हीं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से उसका मैस देखें तो वो कम हो, ठीक है। जैसे हम आइडियल जो है आइडियल गैसेस के केस में कहते हैं कि ओनली जो होती हैं जिनका आइडियल सॉल्यूशंस वो होती हैं जिनका जो वॉल्यूम अगर सल्यूट सॉल्वेंट का जितना है वो सम अप करें तो उतना ही सॉल्यूशन का हो। तो वो केस है यहाँ पे कुछ कि जो न्यूक्लियस और प्रोटॉन का मैस है वो सम अप करके अगर जो न्यूक्लियस जो है न्यूक्लियस के मैस के इक्वल ना हो, न्यूक्लियस का मैस कम हो, तो वो चीज़ हमारे पास आती है मैस डिफेक्ट, ठीक है। तो ये जो एनर्जी रिलीज होती है वो फिर मैस डिफेक्ट जो है उसके रिजल्ट में होती है, उसका जो है इसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं। पॉजिटिव चार्जेस पार्टिकल्स आर एक्सीलरेटेड टू हाई एनर्जी बाय साइक्लोट्रॉन। पॉजिटिव पार्टिकल्स जो है हाई एनर्जी से एक्सीलरेट होते हैं। प्रोजेक्टाइल एंटर न्यूक्लियस एंड प्रोड्यूसेस एन अनस्टेबल कंपाउंड न्यूक्लियस न्यूट्रॉन मोस्ट यूजफुल। तो ये बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं। और प्रोजेक्टाइल्स जो हैं वो जब एंटर होंगे तो एक अनस्टेबल न्यूक्लियाई जो है वो प्रोड्यूस होगा। ये हमारे पास यूरेनियम है, ये स्टेबल न्यूक्लियाई है, इस पर हमने न्यूट्रॉन्स बम्बार्ड करवाए तो हमारे पास ये न्यू जो है एलिमेंट्स ट्रोंशियम जीनॉन जो है ये बन गए। इसी तरीके से नेक्स्ट केस में बेरियम क्रिप्टॉन, नेक्स्ट में सीजियम रुबेडियम, ठीक है। इस तरह फॉर्मेशन हो गई और साथ ये न्यूट्रॉन्स निकल गए। अब यहाँ पर है कि अगर बेरिलियम है अल्फा पार्टिकल है तो ये हमारे पास जो रिएक्शन है ये अल्फा न्यूट्रॉन है। अल्फा का क्या मतलब है कि अल्फा पार्टिकल जो है वो उसकी बम्बार्डमेंट करवाई है और न्यूट्रॉन एलिमिनेट हुआ है। यहाँ पे प्रोटॉन की बम्बार्डमेंट करवाई है एंड न्यूट्रॉन एलिमिनेट हुआ है। यहाँ पे न्यूट्रॉन NP है, न्यूट्रॉन जो है वो बम्बार्डमेंट उसकी हुई है और प्रोटॉन एलिमिनेट हुआ है। यहाँ पे अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट हुई है और प्रोटॉन एलिमिनेट हुआ है। तो ऐसे ये ANP और AP इस चीज़ को शो कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब होता है बनना। तो यहाँ पे भी यही बात की है, 2 और मोर लाइटर न्यूक्लियाई जो है वो कंबाइन होते हैं टू फॉर्म अ हैवी न्यूक्लियस बनाने के लिए। बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात जो ये है कि एट वेरी हाई टेम्परेचर ये रिएक्शन बहुत हाई टेम्परेचर पे होता है, लाइक 10⁶ केल्विन, यानी 1 मिलियन टेम्परेचर तक जाते हैं। टेम्परेचर 1 मिलियन तक जाता है, मिलियंस में जाता है, ठीक है। तो ह्यूज अमाउंट न्यूक्लियर एनर्जी इज रिलीज ड्यू टू द मैस डिफेक्ट। हम जो है मैस डिफेक्ट के नतीजे में जो है वो बहुत ज़्यादा जो है एनर्जी वो रिलीज होती है, यानी एक्सोअर्जिक प्रोसेस है, ठीक है। इट कैन नॉट बी कंट्रोल्ड, ये कंट्रोल नहीं किया जा सकता न्यूक्लियर फ्यूजन, एंड इट इज़ नॉट अ चेन रिएक्शन, और ये चेन रिएक्शन भी नहीं है। लाइक जैसे फिजन को हम कह लें तो वो चेन रिएक्शन है कि टूटा है एक न्यूक्लियाई जो उसके रिजल्ट में जो है वो टूटने के रिजल्ट में हमारे पास आया है वो नेक्स्ट पार्ट ले लेगा रिएक्शन में, चेन रिएक्शन होता जाएगा। बट न्यूक्लियर फ्यूजन जो है वो चेन रिएक्शन नहीं है और ये हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे होता है। और हाइड्रोजन बॉम्ब न्यूक्लियर रिएक्शंस ये इसकी कुछ अकरिंग इन द सन, ये इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं। और यहाँ पे कि 4 हाइड्रोजन जो हैं ये प्रोटॉन फ्यूज़ हुए हैं, तो ये हमारे पास हीलियम और 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो, और इतनी एनर्जी एलिमिनेट हुई है। इसी तरीके से आगे हाइड्रोजन फिर से ड्यूट्रियम है, ट्रिटियम है, वो कंबाइन हुए हैं तो हमारे पास हीलियम अल्फा पार्टिकल बना है, 7 न्यूट्रॉन और एनर्जी। ये कुछ और एग्जाम्पल्स इसी की हैं। फ्यूजन रिएक्शंस को थर्मो न्यूक्लियर रिएक्शन कहते हैं क्योंकि ये हाई टेम्परेचर पे होते हैं। फ्यूजन रिएक्शन के लिए टेम्परेचर 100 मिलियन सेंटीग्रेड तक होता है, इतना रिक्वायर होता है। इन फ्यूजन द रिएक्टिंग मैस इज ग्रेटर देन प्रोडक्ट। ऑब्वियसली जो रिएक्टेंट्स हैं उनका मैस ज़्यादा होता है क्योंकि जब वो रिएक्ट हो के न्यूक्लियस बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है और वो मैस डिफेक्ट के रिजल्ट में जो है उसके रिजल्ट में मैस डिफेक्ट हो जाता है, यानी जो पहले रिएक्टेंट का जितना मैस था उसमें से जो न्यूक्लियस बनना चाहिए था, मतलब उनके मैस को कंबाइन करके जितना उसका मैस होना चाहिए था न्यूक्लियस का प्रोडक्ट का, उतना वो नहीं होता, उससे कम होता है। क्यों? क्योंकि एनर्जी जो रिलीज हो गई है साथ, ठीक है। हाउ फ्यूजन अकर्स, ये 100 मिलियन टेम्परेचर है, इतना इसके लिए चाहिए तब जाके होगी। और न्यूक्लियाई जो है वो कोलाइड होते हैं, उनका कोलाइजन होना चाहिए आपस में स्ट्रॉन्ग फोर्स से और मर्ज होना चाहिए। आगे सोलर एनर्जी इसकी एग्जांपल है, हाइड्रोजन बॉम्ब इसकी एग्जांपल है। इसमें सन जो है इसका टेम्परेचर अबव 40 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है और ये इतने जो है टन्स मैस जो है सन लूज करता है।
अब जो ये रिएक्शंस हैं, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शंस कह लेंगे, इनको जो है अकरिंग के लिए, इनकी अकरेंस के लिए रिएक्टर्स होते हैं जिनको हम कहते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर्स। तो कंट्रोल्ड फिजन यानी अगर फिजन जो है, फिजन रिएक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है तो इसके भी यूँ कह लें डिसएडवांटेज भी होते हैं, ठीक है। तो अगर हम उस रिएक्शन को कंट्रोल वे में करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो कंट्रोल फिजन भी होती है। तो उसके लिए U-235 और पोलोनियम-239 फ्यूल रोड या फ्यूल कोर ये हम यूज़ करते हैं मोस्टली। आगे पहले कुछ टर्म्स हैं, इसको देख लेते हैं। मॉडरेटर क्या है कि ये सारा कुछ बेसिकली उसी के लिए है, कंट्रोल करने के लिए। तो मॉडरेटर जो है वो मॉडरेट करेगा न्यूट्रॉन्स को, और ये कॉमनली वाटर जो मॉडरेटर के तौर पे एक्ट करता है। और समटाइम्स जो हैं ग्रेफाइट रोड्स भी यूज़ कर लिए जाते हैं, ये मॉडरेट करते हैं न्यूट्रॉन्स को, एज ए रिजल्ट फिर फिजन रिएक्शन को भी मॉडरेट करते हैं। नेक्स्ट है कंट्रोल रोड्स। कंट्रोल रोड्स ये भी फिजन रिएक्शन के रेट को कंट्रोल करते हैं। इसमें ये B10 कैडमियम बेरिलियम ये न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करने में हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कूलेंट, ये रिमूव हीट थ्रू हीट को रिमूव करता है, और इसमें वाटर होता है, कूलेंट के तौर पे एक्ट करता है। इसके अलावा ड्यूट्रियम, अगर प्रोटॉन की जगह ड्यूट्रियम यूज़ कर लिया जाए यानी D2O, ये भी एक्ट करता है, मोर एफिशिएंट है, एंड पॉलीफिनाइल्स, ठीक है। इसके अलावा ग्रेफाइट भी कूलेंट के तौर पे एक्ट करता है। इसके अलावा कॉन्क्रीट शील्ड है, ये प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ होती है, और ये वैसे ही MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से, ये जनरल नॉलेज जो है उसको आप उसके लिए याद रख सकते हैं कि 1986 में ये एक चेरनोबाइल इंसिडेंट हुआ था USSR में। इसमें फिजन रिएक्शन बहुत ज़्यादा मतलब कह लें कि अनकंट्रोल्ड वे में हो गया था, जो फिर ब्रस्टिंग एज अ रिजल्ट जो है कोई भी नुकसान हुआ था, यानी रिएक्टर ब्रस्ट हो गए थे, रिएक्शन कंट्रोल्ड वे में नहीं हो पाया था न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। तो इसको चेरनोबाइल इंसिडेंट के नेम से जो है जाना जाता है, और ये हुआ कब था? 1986 में। इसके अलावा U-235 को पावर जनरेशन के लिए यूज़ करते हैं, बट ये बहुत इसकी अमाउंट थोड़ी है, और जितनी इसकी थोड़ी है और जिस हिसाब से इसको यूज़ किया जाता है तो उससे ये अंदाज़ा है कि आने वाले 50 सालों में ये डिप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए U-238 चूँकि ये मोर 100 टाइम्स प्लेंटीफुल है तो इसको यूज़ करते हैं ब्रीडर रिएक्टर में। अब ये ब्रीडर रिएक्टर्स क्या करते हैं? रिएक्टर्स ये वो वाले रिएक्टर्स होते हैं जो प्रोड्यूस या ब्रीड करते हैं अपना फ्यूल, यानी U-238 को U-235 में कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास स्पेलेशन, ये स्प्लिटिंग है, हैवी न्यूक्लियाई पे को एनर्जी या पार्टिकल स्प्लिट करवाना और न्यूट्रॉन्स रिलीज कराना, 10 to 20 न्यूट्रॉन्स, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दी है। नेक्स्ट है हमारे पास आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी, के वही है कि स्टेबल न्यूक्लियाई को पे बम्बार्डमेंट करवानी है हाई स्पीड पार्टिकल्स की, और अनस्टेबल न्यूक्लियाई प्रोड्यूस हो जाने हैं, लेकिन ये आर्टिफिशियल वे में करवाना है तो इसलिए आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी है। नेक्स्ट हमारे पास टर्म आ जाती है न्यूक्लियर आइसोमर्स। आइसो मीन हमें पता है सेम होता है, तो न्यूक्लियर आइसोमर्स ये पेयर्स हैं हैविंग सेम, प्रोटॉन्स भी सेम होंगे, न्यूट्रॉन्स भी सेम होंगे, बट हाफ लाइफ जिसमें हाफ लाइफ डिफरेंट होंगी, तो वो न्यूक्लियर आइसोमर्स कहलाएंगे। उसके अलावा मैथ डिफेक्ट इस पे बात हो गई है। द डिफरेंस इन द मैथ ऑफ न्यूक्लियस और न्यूक्लियॉन्स क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम, ठीक है। तो इनके मैथ में जो है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कह लें, तो न्यूक्लियस और न्यूक्लियॉन्स के मैथ में जो डिफरेंस आएगा वो हमारे पास होगा मैथ डिफेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्रिटिकल मैथ। क्रिटिकल मैथ हमारे पास क्या है? मिनिमम मैथ है फिशनेबल मटेरियल, जो भी मटेरियल है उसका फिशनेबल मटेरियल जो है उसका मिनिमम मैथ, कितना मिनिमम मैथ रिक्वायर हो टू सस्टेन अ चेन रिएक्शन, कि वो चेन रिएक्शन कंटिन्यू कर सके। जैसे U-235 है, ये 10 kg यूज़ कर लें अगर हम, तो ये नेक्स्ट चेन रिएक्शंस जो हैं वो कंटिन्यू हो जाएंगे, इससे चेन रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये मिनिमम मैथ है जितना रिक्वायर हो चेन रिएक्शन को सस्टेन करवाने के लिए। नेक्स्ट है न्यूक्लियर एनर्जी। ये एनर्जी है जो रिलीज होती है फिशन ऑफ न्यूक्लियाई से, और या एटॉमिक एनर्जी। एटॉमिक बॉम्ब जो है इसमें यही बेसिकली होता है, न्यूक्लियर रिएक्शन टेम्परेचर होता है 10 मिलियन डिग्री सेल्सियस, और रेडियो न्यूक्लियाई और गैमा रेज जो है ये एमिट होती हैं, जिसकी वजह से ये बम्बार्डमेंट जो होती है नहीं बहुत ज़्यादा ब्रेस्टिंग रिएक्शंस होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास आइसोटोप्स। इनको सेपरेट कैसे करना है? इनको सेपरेटेड किया जाता है बाय गैसियस डिफ्यूजन, थर्मल डिफ्यूजन, डिस्टिलेशन, अल्ट्रासेंट्रीफ्यूज।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन, फ्रैक्शनल इलेक्ट्रोलिसिस एंड लेजर सेपरेशन, मतलब ये सारे मेथड्स हैं जिनसे इसको सेपरेट आउट किया जा सकता है। ये आप नाम याद रख लीजिएगा। आइसोटॉपिक इफेक्ट क्या होता है, इसमें जो है रेट ऑफ रिएक्शंस जो हैं उनमें डिफरेंस आता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है एलिमेंट्स की, और जिस रेट पे वो रिएक्ट कर रहे हैं वो डिफरेंट होता है। आइसो बार बेसिकली क्या होता है कि जो एलिमेंट्स हैं उनका डिफरेंट जो है एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो बट मैस नंबर सेम हो। जैसे आइसोटॉप उल्टा होता है ना, मैस नंबर डिफरेंट हो, इसमें मैस नंबर सेम होना है और एटॉमिक नंबर डिफरेंट होना है। जैसे आर्गन, पोटाशियम एंड कैल्शियम, तो इनमें मैस नंबर हम देख सकते हैं सेम है 40, तो ये आइसोबार है। इसी तरीके से ये दूसरी एग्जांपल है। आइसोटोन्स क्या होते हैं कि डिफरेंट जो है हमारे पास वो हों एटॉमिक नंबर्स और डिफरेंट ही मैथ नंबर्स हों, बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो हैं वो सेम हो। और ये इंटायरली डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं कि कोई लिंक नहीं है, बस ऐसे ही। जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन है, इनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है, ना तो इनका एटॉमिक नंबर सेम है ना इनका मैस नंबर सेम है, तो ये आपस में आइसोटोन्स हैं। और इसकी सेकंड एग्जांपल ये है, सिलिकॉन है, फास्फोरस है एंड सल्फर है। नेक्स्ट है हमारे पास रेडियो एक्टिव डेटिंग, कार्बन डेटिंग। इसको इंट्रोड्यूस करवाया था WH लिबे ने। क्यों ये यूज़ होती है बेसिकली टू फाइंड द एज ऑफ फॉसिल्स, ओल्ड वुड हैं, वुड्स, प्लांट्स, एनिमल्स, उनकी एज को डिटरमिन करने के लिए विद द हेल्प ऑफ C14 कार्बन 14 की हेल्प से। जो प्रिंसिपल रिएक्शन इन्वॉल्व है उसमें ये है, ये हमारे पास रिएक्शन है, नाइट्रोजन है, न्यूट्रॉन बम्बार्ड करवाए हैं और हमारे पास जो न्यू एलिमेंट बना है वो कार्बन है और साथ प्रोटॉन एलिमिनेट हुआ है। अब बेसिक जो है इसकी ये वाली है हमारे पास इसके टर्म्स। रेडियो एक्टिव डेटिंग जो है वो ये है कि रेशियो ऑफ C14 एंड C12 इन लिविंग थिंग्स इज़ 1/10, 10 की पावर 12। जो इसकी रेशो है वो फिक्स होती है एटमॉस्फेयर में, और लिविंग थिंग्स में भी इतनी है 1/10 की पावर 12। और वन एटम जो कार्बन 14 का है वो 7.59 मल्टीप्लाई 10 की पावर 11 एवरी कार्बन 12 जो है इसके एलिमेंट से प्रेजेंट है, इसके एलिमेंट के बरक्स इन CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में ऑफ एटमॉस्फेयर एंड लिविंग स्पीशीज़ में भी। तो यहाँ से फिर हम जो है देख लेते हैं कि जैसे जैसे कोई चीज़ जो है ओल्ड यानी उसकी एज जो है वो ज़्यादा है होती जा रही है, तो C12 में कोई चेंज नहीं आता, C14 में चेंज आता है। उसके चेंज से फिर हम डिटरमिन कर लेते हैं कि इसकी जो है वो एज क्या होगी। ठीक है, जैसे अमाउंट ऑफ C14 इज मेजर्ड बाय कंटिन्यूइंग रेडियो एक्टिविटी से फिर उसकी जो है C14 की अमाउंट को मेजर कर लिया जाता है और फिर एज का जो है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे ये हमारे पास है फार्मूला, यहाँ पे T1/2 जो हाफ लाइफ है C14 की यानी 5700 ईयर्स, ये पुट करेंगे। एन नॉट हमारे पास है ओरिजिनल रेशो C14 एंड C12 की फ्रेश सैंपल में जितनी है। ठीक है, तो मतलब अभी उसकी कोई एज नहीं है, फ्रेश है, ये हम फ्रेश ही है बिल्कुल। ठीक है, तो वो पुट करेंगे और ये तो हर सैंपल के लिए जितनी फिक्स है ना फिर उतनी होगी। फिर ये जो n है ये जितनी उसको टाइम हो गया है वो रेशो हो गया है, पुट करके फिर उसका आ सकता है कि उसको कितना टाइम हो गया है। यहाँ इस तरीके से हम उसकी एज फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास रॉक डेटिंग, ये भी एज रॉक्स और अर्थ्स मिनरल्स वगैरह की एज को यूज़ करने के लिए ये है रॉक डेटिंग, और इसके लिए हम U238 या लेड 206 यूज़ करते हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन काइनेटिक्स ऑफ रेडियो एक्टिव डिके, ये काइनेटिक्स पे बेस करती है। इट इज़ एज्यूम्ड, ये सपोज किया जाता है कि आल लेड प्रेजेंट जो है वो सैंपल में वो U238 की डिके की वजह से है। ठीक है, फिर वही है फार्मूला और यूँ हम इसको कर सकते हैं, रॉक्स की जो है एज फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारे पास एप्लीकेशंस। अगर देखें इंडस्ट्री में जो है एंटीमनी 1, 2, 4 ये यूज़ की जाती है टू स्टडी द फ्लो ऑफ पेट्रोलियम का फ्लो अंडरग्राउंड पाइप से है उसको फाइंड करने के लिए। इसके अलावा ये रिएक्शन एग्जांपल है, यहाँ पे कोबाल्ट 60 जो है वो यूज़ किया जा रहा है, रेडियो रिएक्शन में ये आ जाएगा। और एग्रीकल्चर में ये यूज़ होता है फास्फोरस 32, ये कि कितना फास्फोरस जो है यूज़ कर लिया है प्लांट्स उसको ट्रेस करने के लिए।
नेक्स्ट इसके एप्लीकेशंस मेडिसन्स एंड ट्रेसर्स में, मेडिसन्स में देखें तो सोडियम 224 जो है वो ट्यूमर्स एंड ब्लड क्लोट्स को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। आयोडीन 131 जो है वो थायराइड के ट्रीटमेंट के लिए। कोबाल्ट 50 जो है कैंसर ग्रोथ को चेक करने के लिए। कोबाल्ट 60 या फिर जो है गोल्ड 198 ये भी कैंसर और ट्यूमर ट्रीटमेंट के लिए। फास्फोरस 30 जो है ये स्किन डिजीज़ की ट्रीटमेंट के लिए। और 32 भी जो है ल्यूकेमिया, मतलब ये सारे जो है बायो मेडिसन में इसके यूजेस हैं। ठीक है, बायो प्रोसेसेस हैं। इसके अलावा ट्रेसर टेक्निक जिसको कहते हैं, ये फोटोसिंथेसिस को ट्रेस किया जाता है बायो 18, यानी कि ये जैसे वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन हुए और ग्लूकोज बने। अब ग्लूकोज में जो सपोज ऑक्सीजन है वो वाटर से आई है या कार्बन डाइऑक्साइड से आई है, तो इस तरीके से ये चीज़ फाइंड करने के लिए हम इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं कि एक ऑक्सीजन यूज़ कर लेनी है O18, तो उसको हमने मार्क कर देना है स्टार से, तो इस तरीके से फाइंड कर लेना कि ग्लूकोज में फिर पता चल जाएगा ग्लूकोज में कौन सी ऑक्सीजन गई है। ठीक है, इसके अलावा C14 इज यूज टू ट्रेस रेस्पिरेशन बाय प्लांट्स एंड टू ट्रेस मेटाबॉलिज्म पाथवेज इन सेल। मेटाबॉलिज्म पाथवेज और रेस्पिरेशन प्लांट्स में ट्रेस करने के लिए भी ये यूज़ होती है। दिस इज़ ऑल अबाउट योर टुडेज़ टॉपिक। अगर कोई भी क्वेश्चन या कुछ भी जो है स्टेटमेंट वो आपको क्लियर ना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जब तक नेक्स्ट लेक्चर नहीं होता तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच, टेक गुड केयर।